ये अपना पेज है 320। इस विषय में बात चल रही है ये भारतीय शासन प्रणाली, क्योंकि इसके ऊपर ये एक मिथ्या कहानी है। श्री अरविंद ये कह रहे हैं एक मिथ्या कहानी है, इसकी अक्षमता भारतीय संस्कृति की नहीं, इवन इसकी जो शासन प्रणाली है उसकी अक्षमता बताना एक मिथ्या बात है, जबकि ऐसा कभी रहा ही नहीं। तो ये हमको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य दे रहे हैं कि पहले तो वो पैरामीटर्स कौन से होने चाहिए जिसके आधार के ऊपर इसकी राजनीति को हमको देखना चाहिए। जैसे संस्कृति के विषय में दिए थे, वैसे ही कल हम ये पढ़ रहे थे कि किसी को भी, किसी जाति को इन आधारों के ऊपर कि उसने अपनी सामरिक शक्ति के आधार पे कितना धन लूटा, कितना आक्रमण किया, ये अगर इन्हीं की बात करी जाए, ये है ना सर्वप्रथम, यदि किसी जाति और सभ्यता की महानता का मूल्य उसकी सैन्य आक्रमणकारिता, उसकी विदेश विजय के परिमाण, अन्य राष्ट्रों के साथ युद्ध में उसकी सफलता तथा उसकी संगठित धन लिप्सा और डकैती की प्रवृत्तियों की विजय, राज्य विस्तार और शोषण के लिए उसके अदम्य आवेग के द्वारा आंका जाना हो, तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जगत की महान जातियों की सूची में भारत कदाचित सबसे नीचे स्थान पाएगा। वो तब जब, क्योंकि ये एक देश है, अगर वो सभा हो तो भारत उसमें मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए ये हमको समझ लेना चाहिए कि इसके मानक क्या हैं। जैसे संस्कृति के मानक श्री अरविंद ने कहा, पहला मानक उसका हाईएस्ट कंसेप्शन, किसी संस्कृति को जज करने के आपके पास मानक क्या हैं? 3 मानक श्री अरविंद ने बताए। सबसे पहला मानक उसका हाईएस्ट कंसेप्शन, दूसरा उसके ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स उस कंसेप्शन के आधार पे, और तीसरे उसकी एडैप्टेबिलिटी, कि वो कितना अपने आप को उसकी संसिद्धि के अंदर भवन बना रहे हो, कंसेप्शन अच्छा है, उपलब्धि बड़ी अच्छा, आपने बहुत विशाल भवन बनाया उसके ऊपर, पर एक भूकंप नहीं झेल पाया। अब ये तो महानता, फिर बाद में इसको कोई सच्ची महानता तो नहीं, पूर्णता तो है नहीं ये। ये संस्कृति ऐसी है जो सहस्राब्दियों से लगातार चली आ रही है, किसी एक फील्ड में नहीं। ये हमको एक राइट पर्सपेक्टिव में चीज़ों को ये रख के देखना पड़ेगा, और इसका आधार क्या था एनफोर्स करने का। इस सारे को इन्होंने एनफोर्स कैसे किया? ये सूत्र यदि हम देखें, तो आज भी ये लगता है, अरे भई ये सूत्र तो दोबारा लाए जा सकते हैं, क्योंकि ये मानव मनोविज्ञान की गहराई में प्रवेश करने से ही मिल सकते हैं ये। रूप समयानुकूल होंगे, तो हमको सूत्र भी प्रदान कर दिए गए हैं माँ और श्री अरविंद के द्वारा, और सारी रूपरेखा सब सब प्रदान कर दी गई है। समयानुकूल अब क्या होगा, हमको पहले ये समझ में आ जाए। हमारा जो देह भाग है, पर वो भी अगर हम उनसे जुड़ जाते हैं, तो जैसे श्री अरविंद के माध्यम से मानो भारत की आत्मा ने पूर्ण रूप से अपनी अभिव्यक्ति कर दी। वैसे कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति से फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी इससे जुड़ता है, ये सामने लाके अभिव्यक्त कर देगी। इतनी पोटेंट चीज़ है ये। इसके लिए जनसाधारण तैयार है, नहीं है, ये कंसिडरेशंस इतने मायने नहीं रखते। यह विचार, इस आवश्यकता का बोध, तो ये कल हमने बात करी, अब आगे चलते हैं। यह विचार, इस आवश्यकता का बोध कौन-सा? कि एक छत्र राज, साम्राज्यीय एकता, क्योंकि भारत में ये नहीं थी और इसको किया भी नहीं गया। ये अंडरमाइन न हो जाए, इसको बचाने के लिए तो आक्रमण स्वीकार कर लिया गया। ये श्री अरविंद बता रहे हैं। भई ये तो जो बता रहे हैं उसको तो हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये इतनी कॉन्शियस है, उसका जो प्राण है, उसकी जो वैविध्य है, उसका भारत का प्राण क्या है? उसका वैविध्य। एक दर्शन पद्धति, एक चिंतन की धारा यदि वो मरती है, तो ये भारत, भारत रहता ही नहीं। आप ये समझो।
एक व्यक्ति भी किसी पद्धति को लेके चल रहा है, योग की किसी पद्धति को, चिंतन की किसी पद्धति को, जीवन की किसी पद्धति को, धर्म का कोई स्वरूप, उस पे एक को बचाने के लिए कि एक व्यक्ति ये इतना कीमती है, उसको बचाने के लिए हम और रिसोर्सेज कितने भी बिखराने के लिए तैयार हैं। व्यक्ति-व्यक्ति की बात है, उसको दृष्टिकोण क्या है? जैसे माँ को ये शिकायत करी जाती थी कि ये व्यक्ति नुकसान कर रहा है, ये व्यक्ति रिसोर्सेज को खूब बखेर रहा है। तो माताजी कहती थी भी अगर ये तैयार होता है, इसके लिए एक आश्रम भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें ये सीख रहा है और जिस चीज़ का विकास हो रहा है, उसके सामने ये दूसरी चीज़ें मायने नहीं रखती। क्योंकि इंद्रसेन जी के बारे में वो कहते थे, लोग जाके, कि शुरू के अंदर वो सँभालते थे कि भई ये देखो ये कैसे, जबकि फ़िलॉसफ़ी के अंदर एशिया की जो पूरी सोसाइटी थी उसको वो उसके हेड थे और शोपेनहावर है या इनके अंडर उन्होंने ये कर रखी थी। तो इस फ़िलॉसफ़ी के अंदर ज़बरदस्त आदमी थे। लाइफ़ के ऊपर जिस तरीके का होल्ड पर माँ के प्रति भक्ति उसमें कोई बात नहीं, उसमें तो एकदम निष्ठावान। तो लोग कहें क्योंकि उनके काम जिस तरीके के थे, व्यक्ति शिकायत करते थे, तो माँ कह रही मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये एक एटीट्यूड हो गया। माँ कहती तुम आके रिसोर्स की बात करते हो, चेतना का यहाँ कितना अपव्यय होता है जगह-जगह, वो मेरे को कोई आके कहता ही नहीं। पर्सपेक्टिव की बात मैं कह रहा हूँ। तो भारत को जानने के लिए यदि हम अपनी अंतरात्मा में निवास नहीं करते, उन मूल्यों में निवास नहीं करते, तो जो निर्णय इस संस्कृति ने लिए, किस तरीके से मूव कर रही है, हम बिल्कुल नहीं समझ सकते। ये एकमात्र साधना के दृष्टिकोण से ही इसकी सारी गति समझ में आ सकती है। यूटिलिटेरियन स्पिरिट से तो कभी आ ही नहीं सकती। ये तो ताजा रोग है वैसे तो। हम इस रोग से ग्रसित हैं। उससे हम इसकी सहस्राब्दियों को जज करने का प्रयास करते हैं। ये आशंका भी नहीं रखते। जिन जो अनसिम्पैथेटिक है उनकी तो बात छोड़िए, ये पढ़ने के बावजूद हम इससे अलग नहीं हो रहे। तो आप ये सोचिए कि रोग कितनी गहराई तक है। तो यह विचार, ये जो विचार कि एक छत्र राज इसने नहीं किया, साम्राज्यीय एकता इसने स्थापित नहीं की, यह विचार, इस आवश्यकता का बोध, इसकी प्राप्ति के लिए सतत तीव्र इच्छा भारतीय इतिहास की संपूर्ण परंपरा में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है, जो प्राचीनतर वैदिक युग से आरंभ होकर रामायण तथा महाभारत की परंपराओं द्वारा एवं मौर्य एवं गुप्त वंशीय चक्रवर्ती सम्राटों के प्रयत्न से सूचित वीरतापूर्ण काल में से होते हुए मुगल एकीकरण तथा पेशवाओं की अंतिम महत्वाकांक्षा तक बराबर बनी रही। वैदिक युग से लेके यहां तक का इन्होंने ये इतिहास बता रहे हैं, इररिफ्यूटेबल है ये तो। और माँ ने कहा कि श्री अरविंद ने इतनी बारीकी से थॉरो स्टडी करी है इसकी हिस्ट्री की। तो ये जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इनको तो आप बिल्कुल ले सकते हो कि हाँ, ये रही हिस्ट्री। और उसको फिर बाद में डिटेल्स को इसके अंदर हम देखें, जब तक कि ये उद्देश्य अंतिम रूप से असफल ही नहीं हो गया तथा सभी संघर्षरत शक्तियां विदेशी जुए के नीचे एक ही स्तर पर नहीं पहुंच गई। अर्थात एक स्वतंत्र जाति के स्वतंत्र ऐक्य के स्थान पर एक समान परतंत्रता की शिकार नहीं हो गई। अब प्रश्न यह है कि क्या एकीकरण की प्रक्रिया की शिथिलता, कठिनाई और अस्थिर गतिविधियों का तथा सुदीर्घ प्रयत्न की विफलता का कारण यह था कि भारतवासियों की सभ्यता या राजनीतिक चेतना एवं योग्यता में किसी प्रकार की मूलभूत दुर्बलता थी? इनकेपेबल लोग थे ये? अथवा इस सब के मूल में कोई और ही शक्तियां काम कर रही थी? भारतवासियों की एक होने की अयोग्यता तथा उनमें एक राष्ट्रीय देशभक्ति के अभाव के संबंध में कहा जाता है कि देशभक्ति तो उनमें केवल अब ही पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से पैदा हो रही है, नहीं तो इनमें देशभक्ति नहीं थी।
ऐसा कहा जाता है। क्या-क्या कहा जाता है उसकी कोई आप कल्पना नहीं कर सकते और हम उसके अंग बनते हैं, ये और बुरी बात है। क्योंकि हमको साधना का सेंस नहीं होता, दृष्टिकोण नहीं बदलता और धर्म तथा जाति के द्वारा उन पर थोपे गए भेदों के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है। ये ब्राह्मणवाद आ गया था, ये वाद आ गया था, कुछ हमको सेंस नहीं है। खाली जो ये प्रचलन में विचार घूम रहे हैं, उनको उठा के जैसी सुविधा होती है, जैसा माहौल है, वैसा कुछ बोल देते हैं। उससे खड़े होने के बाद न तो आप उस समय आपको सीरियस हो, खाली अपना पॉइंट आप रख रहे हो। आइसक्रीम पार्टी चल रही है, उसके अंदर आप कुछ बोलने के लिए बोल रहे हो या फिर थोड़ा-सा और हीटेड टॉक हो सकती है। डिपेंड करता है ये कि प्रतिद्वंदी कौन है, आपका उसके साथ संबंध किस तरीके का है। उससे आपको पैसे निकालने हो, उसमें अटके हुए हो, तो आप फिर बाद में गोल-गोल घुमा के उसी के तरीके की बात कहेंगे। ये ऐसे लोगों की बातें नहीं चल रही। तो अगर बारीकी से देखा जाए किसी को न तो इसका पर्सपेक्टिव, न कोई सीरियस इस बारे में, हर जना प्रेजुडिस्ड है। कोई किस कारण से, कोई किस कारण से। कोई इस विचारधारा का है, कोई इस विचारधारा का है और उसके अंदर भी वो उसको विचार के लिए नहीं लेके आ रहा। बारीकी से आप देखोगे, यार ये चीज़ बिकेगी मार्केट के अंदर। वेद का जब मैं अनुवाद कर रहा था, वो एक आए, उन्होंने कहा भी मेरे संपर्क में तो कोई है नहीं, जो इसको पढ़ पाएगा आपकी वैदिक एज को। आप क्यों? इसकी प्रतियाँ बिकेंगी नहीं। तो जो सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं, उनके दिमाग में ये प्रश्न तो सदा ही है कि ये प्रासंगिक, बिकेगा, मार्केट में चलेगा। तो आपके बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट्स होते हैं। कोई व्यक्ति क्यों गया? एकदम रिसर्च वाला व्यक्ति हो, तटस्थ रिसर्च कर रहा हो, तो भी सही निकाल पाए, या लगभग असंभव है क्योंकि पर्सपेक्टिव कहाँ से लेके आए। और ये यदि मोटिव्स हों, तब तो फिर कहना ही क्या। इन प्रतिकूल आलोचनाओं के बल को यदि इनकी पूर्ण मात्रा में स्वीकार कर लिया जाए, जो ये आक्षेप लगा रहे हैं भारत के ऊपर, अगर इसको स्वीकार कर लिया जाए, इनमें से सभी न तो पूर्णतः सत्य हैं, न ठीक रूप में वर्णित की गई हैं और न सभी इस विषय पर अपरिहार्य रूप से लागू ही हो सकती हैं। ये मॉडिफाई करके बता दिया श्री अरविंद ने। तो भी ये केवल बाह्य लक्षण हैं और इनसे अधिक गहरे कारणों की खोज करना अभी बाकी ही है। राजनीतिक एकीकरण साधित करने की चेष्टा करने से पूर्व आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण सिद्ध करने की चेष्टा के पीछे भारतीय मन की सूझबूझ। ये अब श्री अरविंद कारणों के अंदर जा रहे हैं, पॉइंट्स तो अपन ने बनाए हैं। भारतीय मन का संपूर्ण आधार है इसका आध्यात्मिक एवं अंतर्मुख झुकाव। आत्म तत्व और अंतः सत्ता की वस्तुओं को प्रथम और प्रधान रूप में खोजने की प्रवृत्ति तथा अन्य सभी वस्तुओं को गौण एवं पराश्रित उच्चतर ज्ञान के प्रकाश में ही व्यवहार करने और निर्धारित करने के योग्य और गंभीरतर आध्यात्मिक लक्ष्य की एक अभिव्यक्ति, उसका आरंभिक साधन या क्षेत्र या सहायक उपकरण अथवा कम से कम एक सहचारी तत्व के रूप में देखने की प्रवृत्ति। अतएव इसे जो कुछ निर्मित करना हो, उसे पहले आंतरिक स्तर पर और बाद में ही उसके अन्य पहलुओं में निर्मित करने की प्रवृत्ति। ये बात पर हम एस्पिरेशन रखते हैं, सारी चीजें रखते हैं, ये वाली चीज जीवन में अभी तक ये शिफ्ट आया नहीं और भारतीय मन का संपूर्ण आधार ही यही है। आपका आधार होना और एक उसके लिए आप प्रयास करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। मेरा आधार ही यही है। रवि, मैं तो खाली दूध के आधार के ऊपर हूँ, दूध ही पीता हूँ, वो ही मेरा आधार है। दूसरा कहता है ये भी पीता हूँ, इसमें तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। तो भारतीय मन का संपूर्ण आधार है। इसका आधार ही यही है, खड़ा ही इसके ऊपर है। नरिशमेंट ही इससे मिलता है, जिंदा ही इस चीज से है। तो इसलिए भारतीय बनने के लिए श्री अरविंद कह रहे हैं, अरे प्रथमतः भारतीय बनो। हमसे क्या मांग करी जाती है?
आप माँ के श्री अरविंद के हो, वो तो बाद में, पहले भारतीय तो बनो। और वो क्या माँग करता है? अगर ये नहीं है तो आप भारतीय भी नहीं हो। ये डेफिनेशन दे रहे हैं भारतीय की। क्योंकि भारतीय मन का संपूर्ण आधार क्या है? आध्यात्मिक एवं अंतर्मुख झुकाव, आत्मतत्व और अंतःसत्ता, आपकी आंतरिक जो सत्ता है, उसकी वस्तुओं को प्रथम और प्रधान रूप में खोजने की प्रवृत्ति। प्रथम, सबसे पहले मेरी एनर्जी कहाँ जानी चाहिए? मेरा व्यापार क्या होना चाहिए? मेरा जीवन क्या होना चाहिए? मेरा मेरा वेरी एग्जिस्टेंस क्या होना चाहिए? प्रथम, प्रथम क्या है? बाकी दूसरी चीजें तो उसकी सहायक हैं। होता है जस्ट दी ऑपोजिट। बिल्कुल कोई एनर्जी ये सारी चीजें खा जाती हैं, बचती कुछ है नहीं। माँ के लिए क्या बचता है? कुछ नहीं। प्रथम और प्रधान रूप में खोजने की प्रवृत्ति तथा अन्य सभी वस्तुओं को गौण एवं पराश्रित। किस पे आश्रित? इस भाव पे पराश्रित। और पराश्रित नहीं कि आप किसी के गुलाम हो। पराश्रित मतलब मूल आपका ये भाव है माँ, बस। उनका कार्य, उनकी प्रसन्नता और उसमें आपका सुख, नहीं तो नहीं हो सकता। आप अपने आप को कोशिश तो करते हो, सारे ही हम कोशिश करते हैं, सुख नहीं मिल रहा, नहीं तो कौन करेगा ये काम? सुख खोज रहे हैं दूसरी चीज के अंदर, और मिल रहा है, खोज क्या रहे हैं? ये तो ऐसी है कि बस उस गिल्ट फीलिंग को कोई कारण से, उसको कुछ करने के लिए मैं थोड़ा-सा ये पढ़ता भी हूँ, मैं थोड़ा-सा ये भी करता हूँ। जो-जो हम सामने दलीलें रखते हैं, वो खाली उस गिल्ट फीलिंग के लिए है। गौण एवं पराश्रित, बाकी सब वस्तुएँ गौण हैं एकदम, और पराश्रित, ये भारतीय है ये। इसलिए भारतीयता, आध्यात्मिकता और न कोई माँ श्री अरविंद का कार्य इससे अलग है। श्री अरविंद कह रहे हैं प्रथमतः भारतीय बनो। अगर ये नहीं हो तो आप भारतीय भी नहीं हो। बस, क्लियर कट है ये। उच्चतर ज्ञान के प्रकाश में ही व्यवहार करने और निर्धारित करने के योग्य और गंभीरतर आध्यात्मिक लक्ष्य की एक अभिव्यक्ति, उसका आरंभिक साधन या क्षेत्र या सहायक उपकरण, हमारा सारा जीवन, मैं जो भी कार्य कर रहा हूं, वो उसकी अभिव्यक्ति होना चाहिए। और कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ परमात्मा ने क्रिएट करी हो, उनका अभिव्यक्ति का साधन न बन सके। इसलिए पलायन की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, पर मेरी उससे आसक्ति है, वो दलील मैं नहीं दे सकता कि जिन चीज़ों से आसक्ति है, उसको मैं ये कह बैठूँ, वो नहीं। इसमें और उसमें दोनों में अंतर है, अथवा कम से कम एक सहचारी तत्व के रूप में देखने की प्रवृत्ति। अतएव इसे जो जो कुछ निर्मित करना हो, उसे पहले आंतरिक स्तर पर और बाद में ही उसके अन्य पहलुओं में निर्मित करने की प्रवृत्ति। ये भारतीय मनोभाव है, ये उसकी मनोवृत्ति है। हम इसको नहीं समझते। समस्या हमारी है भारत के कमज़ोर होने की, पावरफुल होने की, उसकी कोई समस्या नहीं है। श्री अरविंद जिन पहलुओं में प्रवेश कर रहे हैं, ये कोई दूसरा टच नहीं करता इन पहलुओं को। जो इतिहासकार टच करते हैं, उनके अपने कोई न कोई वेस्टेड इंटरेस्ट, यदि कोई ऐसा हो जो नहीं है उसके, उसको पर्सपेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसको अंतरात्मा का सेंस ही नहीं है। ये सो कॉल्ड आपके बाबा जी वगैरह हैं, उनको कुछ है नहीं। ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, ये है, वो है। इसका जब इसको टच ही नहीं करते ना वो। बड़े ध्यान से इन चीज़ों को, या फिर कुछ न कुछ ऐसा ही उत्तर दे देंगे। यह मनोवृत्ति और इसके परिणामस्वरूप अंदर से बाहर की ओर निर्माण करने की प्रवृत्ति को स्वीकार करते हुए, यह अनिवार्य ही था कि भारत सबसे पहले जिस ऐक्य को अपने लिए निर्मित करे। देखो, जो आदमी इसमें निवास कर रहा है, वो कैसे निर्णय करता है? जो माँ के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुका। जैसे अपन एक संस्था चला रहे हैं। अब इसमें हज़ार तरीके के इश्यूज़ हैं, उसमें रिस्पॉन्स कैसा होगा? आप डीप डाउन जानते हो कि इसमें आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, या आपने दूसरी बात सुनी, या ये माँ के आधार पे निर्णय किया। आप तो जानते ही हो, बाहरी तरीके से वो पता चले नहीं चले,
क्योंकि सारे लोग आपको कहेंगे बिल्कुल ठीक किया आपने, इन कंडीशंस के अंदर तो यही व्यावहारिक निर्णय हो सकता था। वही कृष्ण प्रेम जैसे कोई व्यक्ति होते रहे, कहे ये क्या किया? आप जिसको व्यावहारिक कहते हो, वो तो आत्मा का हनन करता है, जो बिल्कुल अव्यावहारिक। तो दिलीप मोरोय को कहा कि ये जितने भी जिनके बीच में तू आता है, जिन तेरे परिवार के, जबकि उनके अंकल्स वगैरह सामान्य लोग थे नहीं, सारे बंगाल के फ़ॉरमोस्ट लोगों के अंदर से थे। क्या तू यहाँ आता है, तेरे को राजा बाबू की जिस तरीके से तेरे को यहाँ तेरा स्वागत करते हैं कि अरे यार, वैसा का वैसा जॉली दिलीप हमको आया है, मिला है। तो यार ये कॉम्प्लीमेंट अच्छा नहीं लगता मेरे को। सच्चा मित्र ये कहता है, बजाय इसके तेरे परिवार वाले ये कहते हैं कि ये बदल गया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता। ये क्या व्यावहारिकता? लोग क्या समझेंगे, ये क्या है? तो जो इस मनोवृत्ति में नहीं है, इस गणित में नहीं है, वो समझ सकता है ये, कि निर्णय आपके बहुत दूसरे स्थान से, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सारा जीवन इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर निकल जाता है। और एक बार ये खून मुँह के लग जाए, निकल सकते ही नहीं। सब समय और आपकी अंतरात्मा जानती है, अगर ज़िंदा है तो, नहीं तो पता ही नहीं चलता। जस्टिफिकेशन और आते हैं उसके, मेरी कंडीशन में और तो क्या हो सकता था? और कोई एक थोड़ी, हम सारे ही वैसे ही हैं भई। इसलिए कोई ब्रेक थ्रू होता नहीं, सच्चा ब्रेक थ्रू होता ही नहीं। तो यह मनोवृत्ति और इसके परिणाम स्वरूप अंदर से बाहर की ओर निर्माण करने की प्रवृत्ति, अंदर से बाहर जो इस जीवन को जी रहा है, वो ये बिल्कुल समझ सकता है कि आपको तालमेल, व्यावहारिकता ये कहाँ लेके जाएँगी, और जो भीतर से आप बिल्कुल रिस्पॉन्सिव हो, माँ क्या चाह रही हैं, आप जहाँ खड़े होंगे जीवन के अंदर और आप जो निर्माण कर पाएँगे, वो फंडामेंटल निर्माण करे होगा। यूँ तो कृष्ण प्रेम ने क्या निर्माण किया? कुछ नहीं, एज़ सच तो। और यूँ उनकी बातें जो गहनतम साधना के जो चीज़ें हैं, मतलब वहाँ उनके स्थान पे ही लोग नहीं जानते कि ये इतना गहरा व्यक्ति था। ये देखो आप, तो आप ये कहते बिल्कुल असफल व्यक्ति था। क्या किया इसने? भई अभी तो कृष्ण इनकी पुस्तक आ गई। श्री अरविंद जगह-जगह इनको कह रहे हैं, "अरे! इसने तो तेरी सारी चिकित्सा कर दी।" दिलीप कुमार रॉय को कहा, "सारा तेरा निदान ये पता कर लिया ये।" और कहा जिस तीव्रता के साथ ये सत्य के कोर तक, उसके मर्म तक पहुँच गए हैं, जिस बैकग्राउंड से ये बिलॉन्ग करते हैं, उसके बावजूद पश्यन्ति वाक्, पश्यन्ति बुद्धि। ये रिनाउंस करना जीवन को, भगवा धारण कर लेना, ये तो कर लेते हैं, ये तो करते देखा है। सत्य के मर्म तक ये व्यक्ति इतनी फास्ट तरीके से पहुँच गया, ये मेरे को ये बात बहुत प्रभावित करती है। ये कैसे? क्योंकि इसके अंदर कोई न कोई चीज़ ऐसी रही, जिसने किसी और दूसरी चीज़ को स्वीकार नहीं किया। नहीं, ये भी अपने आप में कोई रोमिन रोलैंड होता, कोई रसेल होता, कोई ऐसा होता जो विचारों के जाल बुन रहा होता। वो भी बुनते हैं रियलिटी के बारे में, और सामान्य जाल बुनते नहीं वो। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा वो पॉइंट क्या बना रहे हैं। हमको लगता है हम विचार करते हैं, बाकी वो पुस्तक बता देगी आपको, किसी की भी एक की आप उठा के देख लो, सेंस आ जाएगा हम समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो ये वहम है, ये हम हमारे इग्नोरेंस जो है, वो एक काफ़ी अच्छी एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जो हमको एक भान से भरे रखती है हम कुछ हैं। नहीं तो तकलीफ हो जाती है हमको, नींद नहीं आती हम क्या हैं। तो ये मनोवृत्ति, इसी अंदर से बाहर निर्माण करने की प्रवृत्ति, ये मनोभाव यदि भारतीय संस्कृति का नहीं समझे, इसकी राजनीतिक क्षमता को भी हम नहीं समझ सकते। और दूसरे तो ख़ैर कला है, साहित्य, संगीत है, उसमें कोई ये वाली बात नहीं है। ख़ैर प्रवेश तो हमारा उसमें भी नहीं है। अब बुद्ध की प्रतिमा आपने बात करी और करी, तो उसको समझ में थोड़ी आई कोई।
ये लगता है अभी किसी के सामने भी रिवील कर देगी, कुछ भी जाएगा उसको तो दिखाई देगी वो। ये समझ नहीं आ रहा कि वो कह क्या रहे हैं। श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, वो कुछ नहीं। जनरली हमारे मन की क्या प्रवृत्ति होती है, एक सर्टेन कोलाहल होता है। वो उन शब्दों के माध्यम से एक पिक्चर बना लेता है, उसको थोपता रहता है स्टाम्प की जैसे। जो नीरवता में भीतर जाने में बहुत मेहनत लगती है, तैयारी लगती है, वो तैयारी हम करते नहीं। एक स्टाम्प रखते हैं रेडीमेड। मन की ये बहुत अच्छी प्रवृत्ति है, जिस कौन मेहनत करे उसके लिए? हाँ, हाँ, हम समझ गए। ये उसकी कसौटी ये है कि लिख लो, पता चल जाएगा। लिखते ही पता चल जाएगा उसका। यह अनिवार्य ही था कि भारत सबसे पहले जिस ऐक्य को अपने लिए निर्मित करे, वह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऐक्य ही हो। वह सर्वप्रथम कोई ऐसा राजनीतिक एकीकरण नहीं हो सकता था, जो एक विजयी राज्य के द्वारा या सैनिक एवं संगठनकारी जाति की प्रतिभा के द्वारा एक केंद्रीभूत, आरोपित या निर्मित बाह्य शासन की सहायता से साधित किया गया हो, जैसा कि रोम या प्राचीन फारस में किया गया था। मेरे विचार से यह उचित रूप में नहीं कहा जा सकता कि यह भारतीय मन की एक भूल थी। भारतीय मन की ये भूल थी, जबकि वो निर्णय तो कब हुआ था? भई ये इतिहास कैसे पता? जब तक भारत की अंतरात्मा स्वयं आके ये बातें न कहे, आप ये लाइनें लिख कैसे सकते हो? ये बताओ। हम तो ये लिखी हुई को नहीं समझ पा सकते, लिखना तो एक बहुत दूर की बात है। तो मेरे विचार से ये उचित रूप में नहीं कहा जा सकता कि ये भारतीय मन की एक भूल थी अथवा ये उसकी अव्यावहारिक प्रवृत्ति का एक प्रमाण था और हम में से हर जना तैयार है इसके लिए। जिसको हम प्रैक्टिकल कहते हैं, वो तो हमारा गला कटवा रहा है। समझदारी ये है कि इस जगत के अंदर जगदम्बा की क्रिया काम कर रही है। उससे जुड़ जाओ, वो तो है प्रैक्टिकल। आपका सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी डिपेंड किस पे करता है? आजकल ये प्रचलन में है। कुछ मूर्ख लोग आपको जिस तरीके से और वो भी बाज़ार है, वो आपको प्रस्तुत करता है, आजकल ये ट्रेंड में है। तो बाज़ार आपके कल्याण के लिए थोड़ी कर रहा है। उसको आप व्यावहारिक, अव्यावहारिक या आप वो और व्यवहार, अव्यवहार इसके ऊपर है कि आपकी कन्वीनियंस किसके अंदर है। लोअर बीइंग क्या कहता है? मतलब आपकी बीइंग का कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस किस तरीके का है, वो आपको व्यावहारिक लगता है, दूसरे को अव्यावहारिक लगता है। मतलब ये अभी तक डीप डाउन हमको समझ में नहीं आई, व्यवहार तो एकमात्र जब माँ की हम कह रहे हैं माँ की ही क्रिया काम कर रही है, तो और दूसरा व्यवहार कैसे हो सकता है? अरे फंडामेंटली तो ये समझ में आ ही सकता है और हम सबके लिए ये वैसे तो सहज होना चाहिए। ये सारे एस्पिरेशन वाले लोग हैं। तो अव्यावहारिक और ये जो व्यावहारिकता है, ये तो ऐसा शब्द है, इसको ध्यान से आप देखिए। इस व्यावहारिकता के ना यार अच्छा थोड़ी लगेगा मैं इसके साथ इसको मैं ये कह रहा हूँ। तो जो जहाँ कहना है वहाँ चूक रहे हैं, जहाँ नहीं कहना है, जो नहीं कहना है, कुछ भी मतलब सब जगह यही। जो करना है उससे चूक रहे हैं, जो नहीं करना है उसको अफ़र्म कर रहे हैं। वैल्यू सिस्टम सारा ऊपर-नीचे है। क्यों? क्योंकि भीतर से बाहर नहीं है, बाहर से भीतर ले रहे हैं। तो ये इस अव्यावहारिकता का कोई प्रमाण नहीं था। एक अखंड राजनीतिक संगठन का निर्माण पहले करना चाहिए था और बाद में भारत के राष्ट्रीय साम्राज्य के विशाल संगठन में आध्यात्मिक एकता सुरक्षित रूप में विकसित हो सकती थी। ये ऐसा नहीं था। आरंभ में जो समस्या उपस्थित थी, वह यह थी कि एक विशाल भूभाग विद्यमान था। भई आपके पास भी एक टीमिंग वैरायटी है, आप एक संस्था चला रहे हो, माँ के पास एक संस्था चल रही है। एक व्यक्ति का भी आध्यात्मिक कल्याण है, उसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। ये तो ऊँचा साधक है। इसमें चलो अपन ये कर लेते हैं कि ये तो ऊँचा-नीचा जो अभी बेचारा प्रारंभ कर रहा है, उसको चलो हटाओ। ये तो यूटिलिटेरियन स्पिरिट हो गई, उपयोगितावादी। वो व्यक्ति कह देगा ना हम नहीं करेंगे ये। ये कभी नहीं हो सकता। उनके निर्णय इसलिए ये भारतीय संस्कृति को मैं तो पहली क्लास से ये कहते आ रहा हूँ, हम नहीं समझ सकते इसको।
ठीक है, ये शब्द एक कोई कुछ इंप्रेशन ज़रूर डालेंगे और वो इंप्रेशन धीरे-धीरे बीज रूप में अपना काम करेगा, पर वास्तव में इसका जीवंत जो अर्थ है, देहबद्ध मनुष्य नहीं समझ सकता, जो देह से बंधा हुआ है। अब हम सब बंधे हुए हैं, अपने विचार बंधे हुए और एक चीज़ पर अफ़र्म करना, उसको बार-बार में रीअफ़र्म करना, मेरी हेल्थ की चीज़ें, मेरी ये वो। ये देहबद्धता की ये ऑलरेडी हम बद्ध तो हैं, फिर उन बंधनों को और रीइंश्योर करना, उसको रीअफ़र्म करना, ये तो हमारा ही जो आगे का है, उसका रास्ता बंद करना है। आरंभ में जो समस्या उपस्थित थी, वह यह थी कि एक विशाल भूभाग विद्यमान था, जिस पर शताधिक राज्य, 100 से अधिक राज्य, कुल, समाज, कबीले, जातियाँ निवास करती थी और जो इस बात में एक दूसरा यूनान ही था। यहाँ तक कि यूनान से भी एक बहुत बड़े पैमाने पर, लगभग आधुनिक यूरोप जितना ही विशाल। जिस प्रकार यूनान में एकत्व की मूल भावना उत्पन्न करने के लिए सांस्कृतिक यूनानी एकता आवश्यक थी, हम सारे मिलें एक जगह, एकत्व का भाव क्या हो, माँ श्री अरविंद के बच्चे हैं, उस आधार के ऊपर एकत्व हम स्थापित कर सकते हैं। आप कोई संस्था बनाएँ, भारत स्वाभिमान, जैसे ये इसने बनाई, राजीव दीक्षित ने। ये तो उसके अंडर फिर बाद में सारे आए, वो उस एक मूल भाव से, हाँ भैया, हम इसमें जुड़ेंगे। अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको अपना-अपना जो आप पदभार देते हो, वो सँभाल लेंगे और वो इसके ऊपर निर्भर करता नहीं कि इसके पीछे इसकी पॉकेट में कितना क्या है, उस हायरार्की वो तय उससे नहीं होती। फिर भी आप उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी सारी चीज़ें हैं, आप वो बनाते हो, वो ये चीज़ें चलती तो है नहीं कुछ, क्योंकि एकता का आधार डीपर है नहीं। फिर भी जो भी चल पाती हैं, अगर घोर रूप से स्वार्थी हो, उसकी तो बिल्कुल नहीं चलती। इसलिए चलाने के लिए आपकी निम्नतम जो जो डिनोमिनेटर है, उसको काम में पैसा, बस वाइटल को काम में लेके हायरार्की इसके ऊपर भैया, तेरे को कल नौकरी से निकाल देंगे। इसलिए वर्क की कोई कोई यूटिलिटी अपने आप में भावना की, कि तेरी भावना तेरे पास रख, 2 घंटे फालतू काम मैं करूँगा तो मैं मेरे को पैसा दो एक्स्ट्रा। उसका कोई ये नहीं, मैं भावना से, ऐसे लोग ही कहाँ, कोई दिखता ही नहीं। वो कर रहे हैं पर वो तो कुछ होता नहीं उसमें मूलभूत तो। ये तो मंदिरों के लिए जिनकी भावना है पैसा देना और देना, वो आप एक अलग बात है, पर कोई वैसे विल तो है नहीं। आप ये तो कह नहीं सकते कि पोर्नोग्राफिकल वेबसाइट्स आपकी बंद हो जाएँगी, ये देश खड़ा हो जाता है, उसके विरोध के अंदर। तो कितने भावना वाले लोग हैं, वो हम ही हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा कंज़्यूम करने वाले लोगों में से हैं हम। तो हमारी कितनी क्या भावना है, हम ही हैं वो, हमारा ही दर्पण है, हम छिपाएँ क्यों मुँह इससे? क्योंकि अंतरात्मा के लिए अगर हम नहीं जीते तो हम ही है ना वो तो। बातें माँ की कर रहे हैं, काम दूसरे कर रहे हैं। तो मंदिर में पैसा देंगे पर इसको नहीं भैया, ये नहीं बंद कर सकते आप। तो एकता मूल भाव कौन-सा है जिसके ऊपर आके हम एकजुट हो जाएँगे? अभी अगर इकट्ठे होंगे, हम कहेंगे माँ के बच्चे हैं। पर ये भाव कितना, बस एक ठीक है, एक सीमा तक। जो सच्चा भीतर से है, वो कहता है अरे ये तो, इसके बाहरी कितने भी गुण हों, अवगुण हों, सब टेकन केयर ऑफ, ये माँ का है भई। और उसमें आपका आनंद अगर आना शुरू हो जाए, आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आती, ये बात दूसरी हो गई फिर। तो यूनान में इतनी वैरायटी के को उन्होंने टॉलरेट कैसे किया, तो ये यूनानी एकता आवश्यक थी। आप वैविध्य को टॉलरेट करते हो, विविधता को किसी एक सूत्र में बाँधने का प्रयास करते हो, नहीं तो विविधता टॉलरेट नहीं कर सकते आप। उसको बेयर नहीं की जा सकती। घर के अंदर एक परिवार का कॉन्सेप्ट है, जो अलग-अलग चीज़ों को बाँध देता है। वैविध्य को बाँधता है परिवार का कॉन्सेप्ट, वो नहीं हो तो नहीं रहे। देश को बाँधता है एक, अब नागरिकों को अलग-अलग को, देश का कॉन्सेप्ट, एक आप उसके निवासी हो, ये कॉन्सेप्ट। अहंकार इन सारी कड़ियों को तोड़ता है। ये कॉन्सेप्ट्स कोशिश करते हैं कि एकता स्थापित की जाए।
तो संस्थाएँ हैं वो जोड़ती हैं, परिवार की संस्था है और दूसरी संस्थाएँ हैं। हम इस समिति के लिए काम करते हैं, हम राष्ट्र के लिए करते हैं, हिंदू जागरण समिति है, नारी उत्थान समिति है, ये है, वो है। काम करती नहीं ये एज़ सच, बस ठीक है, ये जिस भाव से शुरू होती है फिर इनको रगड़ते रहते हैं। क्योंकि नीचे वाली चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जितना हायर पावर होगा वो ही कर सकता है, नहीं तो हो नहीं सकता भई ये। एक गौशाला है उसकी समिति बनाते हो, उसमें इतनी पॉलिटिक्स होती है जबकि आपने कहा भई ये चुनाव होते हैं, ये है, वो है। चलती रहती है, ठीक है, उसके कारण एक व्यवस्था। दूसरों को इतनी भद्दी लगती नहीं क्योंकि वो सारे वैसे ही हैं। सबको ये प्रैक्टिकल लगता है, ये भी ऐसे ही होता है। सब जगह इसी तरीके से, इसलिए आपको उसका भद्दापन नज़र नहीं आता क्योंकि हम भी उसके पार्ट हैं। तो कहे कौन कि कितनी भद्दी चीज़ है। एकता, ये भारत के अंदर ये कौन-सा भाव था जो एक सूत्र में बाँध सके इस सारे को? यूनान ने तो ये किया। उसी प्रकार यहाँ भी उससे कहीं अधिक अनिवार्य रूप में इन सब जातियों की एक सचेतन आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक एकता पहली और अपरिहार्य शर्त थी। एक कोई चिंतन की पद्धति है, योग की पद्धति है। एक जना कह रहा है एकेश्वरवाद, दूसरा कह रहा है सर्वेश्वरवाद, तीसरा कह रहा है शून्यवाद, चौथा है कुछ, कौन-सी कड़ी जोड़े उसको। अगर किसी एक की मानसिकता की सरकार, तो आप ये कहते साहब ये वामपंथी हैं, ये तो ख़ैर कोई से ही पंथी नहीं है। अभी तो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, इसलिए किसी के कोई बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब लोगों के इसने इतना घोटाला कर लिया, कोई विशेष फ़र्क नहीं। हाँ, ठीक है भई। इनफैक्ट दूसरे दलील हमारे ही लोगों में से देते हैं, अरे भई करते ही हैं ये तो ठीक है, ये कह रहे हैं, बाकी तो इस फ़ील्ड में कौन है जो नहीं करता? क्योंकि वो स्वयं संलग्न है भई। अपने व्यापार में वो यही काम भई करने पड़ते हैं ये। तो ये ज़रूरी है, आप नहीं जानते। तो इसलिए वो ठीक है, सारों को वो कि भई ये तो ठीक है, इसको जेल हो गई, बाकी तो देखो सारे वैसे ही हैं। तो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता पहली और अपरिहार्य शर्त थी, जिसके बिना कोई भी स्थायी एकता संभव नहीं हो सकती थी। ये बात हमको नहीं समझ में आ सकती। इसका अर्थ क्या है? शब्द हैं केवल हमारे लिए। क्या अर्थ होता है सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिक एकता? जिसमें उनको पूर्ण छूट हो, परिवार में भी हमको नहीं पता कि एकता जहाँ पूर्ण स्वतंत्रता के ऊपर आधारित हो, हम नहीं जानते कि उसको पूरी छूट है। इस विषय में भारतीय मन की और भारत के महान ऋषियों तथा उसकी संस्कृति के संस्थापकों की सहज प्रवृत्ति सर्वथा युक्ति युक्त थी। इसलिए अपनी कमेंट्री में हमेशा ही हम ये कह रहे हैं कि भारत जो है, उसकी आत्मा हमेशा ही ऋषियों की प्रेजेंस जो है, प्रत्यक्ष या परोक्ष, श्री अरविंद के बारे में तो माँ कह ही रही है। पृथ्वी के इतिहास के आदि से लेके आज तक श्री अरविंद इसको प्रिज़ाइड कर रहे हैं। हम यूँ ही मानते हैं श्री अरविंद को। विश्वास ही नहीं रख रहे, जीवन उछाल के दे ही नहीं पा रहे। आप देखो तो सही कि हमारा कितना विश्वास है और किन कारणों से, जबकि सामने दिख रहा है। जीवन में हमको जो भी कल्याण है, जो शुभ है, वो इनके संपर्क से है और फिर भी विश्वास नहीं आ रहा। एक पार्ट में जो हमको है, वो तो है ही, पर वो अपने आप को कोई तोड़ के इनमें थोड़ी प्रवेश कर पा रहा है ना। वो हमको तकलीफ भी दे रही है बात, ये थोड़ी हम तकलीफ नहीं पाते उसके लिए। और चाहे हम ये मान भी लें कि प्राचीन भारत की जातियों में सैनिक और राजनीतिक साधनों के द्वारा रोमन जगत की, ये तो इन्होंने बात करी पहले यूनान, ग्रीस, भई ये जो-जो सभ्यताएँ हैं, उन्होंने जो सभ्यताएँ अपनी सामरिक शक्ति, संगठन के लिए जानी जाती हैं, उनकी ये तुलना कर रहे हैं। अब ये तुलना भी अपने आप में इतनी सूक्ष्म है, धीरे-धीरे इसके भीतर जाना। इसके बाद ख़ैर कमेंट्री है शायद, वो कुछ हमको ये खोल देगी। मैं बहुत धीरे इसलिए चल रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप अपनी साइकोलॉजी को नहीं समझें, ये बिल्कुल नहीं समझ सकते। ये जो बातें हैं, न तो हमने हिस्ट्री इस तरीके से पढ़ी,
न हम फैक्ट्स जानते। हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस हैं और वो हम सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। यह हम मान भी लें कि प्राचीन भारत की जातियों में सैनिक और राजनीतिक साधनों के द्वारा रोमन जगत की एकता जैसी बाह्य साम्राज्यीय एकता स्थापित की जा सकती थी, तो भी हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि रोमन एकता स्थायी नहीं रही। आप जिस चीज को आइडियल बता रहे हो, पर उसके फ्लॉज तो सामने हैं, उसकी कमियां। जो आपको आप उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड बता रहे हो, रोमन सभ्यता का स्ट्रॉन्ग होल्ड था उसका अनुशासन, उसकी सामरिक शक्ति। वो इसीलिए रह पाई क्योंकि अनुशासन बहुत कड़ा था उनका। इसके अंदर जिस राज्य को उन्होंने जीत लिया, उस राज्य को भी बराबर स्थान था। विजित जो राज्य था, वो उसको भी पूरा अधिकार था अपनी बात कहने का, वोट करने का। और उसमें बिल्कुल सामान्य सारों के साथ बराबर व्यवहार, तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं। जिसमें परिवार से ज़्यादा जो है राष्ट्र के प्रति आपकी प्रतिबद्धता इतनी कठोर रूप से कि घर के अंदर भी कोई ये नहीं सोच सकता कि 2 आपके कोई इश्यूज़ हों, परिवार या देश, तो कोई सोचने की बात थोड़ी है। यहाँ कोई दूसरी बात सोचने की नहीं है, आप चाहे बातें दूसरी आध्यात्मिकता की करो, ये की करो, वो की करो, कुछ नहीं। वहाँ बहुत कठोर रूप से इन लोगों ने, तो ग्रीस से ज़्यादा लंबी चली इनकी सभ्यता, पर ये अपनी जो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वो ही इनको मारने का कारण बना। इनके विघटन का कारण भी आपका जो गुण है, वही आपकी कबर भी बन जाता है। ये विघटित हो गई, उसमें ड्राइनेस आ गई। आप ये सोचिए कि इन्होंने एक समय तक अपने बॉर्डर्स बिल्कुल ग्रीस के टीचर्स के लिए एकदम, अरे इनको प्रवेश मत करने देना। हाँ, जिन साम्राज्यों को इन्होंने जीता, उन साम्राज्यों के साथ एकदम बराबर व्यवहार किया। उनमें से भी कोई मंत्री आ सकता है, कोई मतलब उनके साथ भेदभाव नहीं, पर जहाँ तक अपनी पद्धति है, अपनी जो इनकी विचारधारा है, अरे इनको ये करप्ट कर देंगे, क्योंकि ग्रीस किस चीज़ के ऊपर आधारित? एस्थेटिक्स। उनके ये मानक थे, इनके एस्थेटिक्स का कोई लेना-देना नहीं। इनके तो कड़ा अनुशासन। तो अरे ये इनके टीचर्स करप्ट कर देंगे भैया, इनको बाहर रखो। देर तक भी ये जो है इन्होंने कहा ना, ना ये खराब करेंगे भई। तो वो जिस आधार के ऊपर स्थापित थी, उसके भी ध्वंसावशेष भी नहीं है। जिसकी दलीलें हम दे रहे हैं कि ये कर सकते थे, अरे पर वो तो खुद ही नहीं बच पाया। इस रोग में आप ये वाली दवाई लेते, तो जिसने ली उसका क्या रहा? उसकी तो पहले मृत्यु हो गई मेरे से। तो आप इस दवाई को आइडियल कैसे बता रहे हो? वो तो पहले मर गए यार। उस रोग से उस उस औषधि ने उसकी रक्षा नहीं करी, तो आप उसको आइडियल कैसे बता रहे हो? यहाँ तक कि रोमन विजय और संगठन के द्वारा स्थापित प्राचीन इटली की एकता भी स्थापित नहीं रही। रोमन विजय, ये आ गई ना ये बात? और संगठन के द्वारा स्थापित प्राचीन इटली की एकता भी स्थापित नहीं रही, और यह संभव नहीं था कि पहले से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आधार स्थापित किए बिना भारत के विशाल क्षेत्रों में इस प्रकार का प्रयत्न स्थायी रूप से में सफल हो पाता। श्री अरविंद का केंद्र इस टाइम फोकस केवल भारत के ऊपर है, तो वो एक सेंटेंस बोलते हैं, पर वो बोलते इस पर्सपेक्टिव में है। उनको कोई इससे मतलब नहीं है, ये व्यक्ति के ऊपर, पाठक के ऊपर छोड़ा गया है। वो ये मानते हैं कि सामने पढ़ने वाले लिटरेट बैठे हैं, निरक्षर लोग नहीं बैठे, उनको इतिहास का भी कुछ ज्ञान है, और कुछ वो अपने प्री कंसीव्ड नोशंस को ही नहीं सामने स्टाम्प करते, वो सोचने समझने वाले लोग हैं। वो इस इतिहास में नहीं जा रहे, न जाया जा सकता। ये हमारे लिए छोड़ा गया है, हम इतिहास को खंगालें। भले ही ये दृढ़तापूर्वक कहा जाए कि आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक एकता पर अत्यंत अनन्य या अतिरंजित रूप में बल दिया गया है भारत में, और राजनीतिक एवं बाह्य एकता पर बहुत ही कम आग्रह किया गया है। पर ये तो जीवन के हर पहलू में बात ही यही है। जीवन के बाह्य आयाम पे उतना आग्रह नहीं किया गया जितना कि आत्मा पे,
और विशेष बात यह है कि तब भी इनकी उपलब्धियां बाह्य क्षेत्र के अंदर पिछले दिनों तक भी उन राष्ट्रों से अकल्पनीय रूप से मात्रा, गुण और उसके कितने सहस्राब्दियों तक चली आई। इस प्रसार कालखंड में उसका प्रसार गुणात्मक, मात्रात्मक और कितने लंबे समय तक, सुदीर्घ काल तक, कितने कितने लेयर्स के ऊपर, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें ये उनसे ज्यादा सुपरलेटिव टर्म्स पे रही, जो एकमात्र केवल बाह्य पे ही अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। तो अब आप ये देख लो, इस संस्कृति के ऊपर ये आक्षेप लगाया जाता है कि ये बाह्य के ऊपर ध्यान नहीं देती। और विशेष बात ये है कि जो संस्कृतियां केवल बाह्य के ऊपर ध्यान देती हैं, उससे इस संस्कृति ने अकल्पनीय रूप से वहां वो विज्ञान की चीजें ही हजारों हजार वर्ष बाद के अंदर तो उनकी कुछ कुछ प्रस्फुटन हुआ, वो यहाँ पहले से दर्ज मिलती हैं हजारों वर्ष पहले से। तब अब ये आक्षेप तो निराधार हैं। आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए कि इसके तराजू में कौन सी चीज विशेष स्थान के ऊपर है। विश्व के तराजू पे छोड़ दो, उसमें तो यहाँ की नीचे से नीचे की चीज है, वो भी वहां की उच्चतम चीज से भी ऊपर है। सामान्य व्यक्ति की गहनतम समाधि अवस्था भी श्री अरविंद की सामान्य से सामान्य अवस्था तक भी कहां पहुंचे। तो जब वो अपनी सामान्य अवस्था का वर्णन कर रहे हो, तो ये किसी व्यक्ति से नहीं तुलना कर बैठो। यही बात भारतीय संस्कृति के विषय में। तो इसलिए बाह्य एकता पर उसने बहुत ही कम आग्रह किया। क्या आवश्यकता है? माँ के पास आश्रम में आप रह रहे हो, आपको उसको कहने की आवश्यकता क्या है? तथापि यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस तरह प्रधानता देने का परिणाम केवल अनिष्टकारी ही हुआ है। राजनीतिक एकता के ऊपर एकमात्र या एकांगी तरीके से, या प्रिडोमिनेंट उसके ऊपर, एकांगी भी नहीं कहो तो प्रिडोमिनेंट बल दिए जाना, उसका परिणाम अनिष्टकारी हुआ है, ये बात भी नहीं है। भई आप किस चीज़ से आकलन करो, परिणाम से करो ना। आज हम कहाँ खड़े हैं, दूसरे जनों ने जो एटीट्यूड अपनाया, जो अप्रोच लिया, उससे वो बहुत पहले खत्म हो चुके हैं। वो अपने आप को स्थायी नहीं रख पाए। यदि कोई है, तो वो संस्कृति नहीं है। अगर वो नाम बचता है, वो कुछ उसका कोई साहित्य वगैरह बचता है, पर वो व्यक्ति नहीं बचा ना। तो कृष्ण प्रेम क्या कहते हैं कि संस्कृति ही है आपकी, जो परंपराएँ हैं, वो आप हो कि किसी राष्ट्र के लिए, और राष्ट्रों के फ़र्क नहीं पड़ता, पर भारत के लिए फ़र्क पड़ता है। यही बात विवेकानंद जी कह रहे हैं, अगर आप अपनी आध्यात्मिकता को जाने देते हो, तो इन 3 जनरेशंस यू विल बी एन एक्सटिंक्ट रेस। ये बात हम नहीं समझ पा रहे, इसलिए विभेद की समस्या है। तो कहीं भी इन्होंने ये नहीं कहा, न तो विवेकानंद जी ने कहा, मतलब कोई भी जिसको थोड़ा-सा सेंस है, उसने कभी इसको ये नहीं कहा कि भारत के ये, वो तो हमेशा इवन जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था नहीं, जाति प्रथा को विवेकानंद जी ये कह रहे हैं कि इसके अंदर तो भारत की आत्मा ने आश्रय ग्रहण किया। सबसे जो संकटपूर्ण काल था, इस आपकी जाति व्यवस्था ने आपको बचाया, और कोई चीज़ होल्ड ऑन टू करने को थी ही नहीं। चारों तरफ जलमग्न था या प्रलय हो रही थी, उस समय ये एक एक चीज़ थी जिसने आपको आश्रय प्रदान किया। अब इन लोगों की तो हम सुने नहीं, अपनी ही दलीलें दलते रहे यूँ इसी तरीके से, और वो भी इसलिए क्योंकि हमने कोई विचार नहीं, बस यूँ ही। और विशेष बात आप ये देखोगे, हम में से ही, ग्रुप में से भारत के लिए विरोधी में बोलने के लिए इतना अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों? इसमें कमी थी, इसमें ये था, इसमें ये था। अरे पहले तो सेंस तो डेवलप करो। कहीं विवेकानंद जी कोई कमज़ोर स्वर में नहीं कह रहे इस संस्कृति के विषय में, और श्री अरविंद तो कह रहे हैं, वो कह ही रहे हैं। आप देखो तो सही कि किस चीज़ ने उनको प्रेरित किया, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। ये तो हम कितना भी नतमस्तक हों, कितना भी हमको ये महसूस हो कि अहोभाग्य हमारा इस संस्कृति में है, और श्री अरविंद के सानिध्य के अंदर हैं। ये कोई सुप्रीम कोई चीज़ है, ये आभास यदि हो जाए, हम कोई दूसरी चीज़ में जा ही नहीं सकते।
इसका लाभ कुछ भी नहीं हुआ है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो भारत ने निर्णय लिया, इसका परिणाम अनिष्टकारी हुआ और कोई लाभ नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। श्री अरविंद कितना एक मॉडेस्टली चीज़ को रख रहे हैं। इस मौलिक विशिष्टता तथा इस अमिट आध्यात्मिक छाप के कारण समस्त विभिन्नताओं के बीच इस आधारभूत एकत्व के विद्यमान रहने के कारण ही भारत यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से अभी एक अखंड संगठित राष्ट्र नहीं है, तो भी वह अभी तक जीवित है और अभी तक भारत ही है। एक युद्ध के अंदर कौन-सा अच्छा सैनिक है? अरे यार! ये लड़ा है, इसने सारी चीज़ें सहन करी हैं और ये अभी भी जीवित है और अभी भी विजयी होने के ऊपर ये संस्कृति ही आगे सनातन धर्म ही आगे का धर्म है। तो बताओ इसका युद्ध तो ये तो पराभूत होता ही नहीं, पराजित होता ही नहीं ना ये। भारत का पराजित होना तो परमात्मा स्वयं पराजित हो गया। तो समझना हमको है कि इसकी प्रज्ञा क्या है। ऋषि जिस चीज़ को गाइड कर रहे हैं उसमें त्रुटि हो ही नहीं सकती। कहीं न कहीं कोई न कोई पीछे उसके कारण है। हाँ, हम उससे पाठ सीखें वो ही चीज़ रिपीट नहीं हो सकती। वो हम पाठ सीख लें। अब हमारे लिए क्या आवश्यक है? आखिरकार आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक एकता ही एकमात्र स्थायी एकता है और एक चिरस्थायी भौतिक शरीर तथा बाह्य संगठन की अपेक्षा कहीं अधिक एक सुस्थिर मन और आत्मा के द्वारा ही किसी जाति की अंतरात्मा कहीं अधिक जीवित रहती है। एक व्यक्ति शरीर से सुदृढ़ है, हालांकि शरीर से सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है, पर बाहरी आंखों को तो वो एक ही चीज नजर आएगी, विचार से कुछ नहीं। कितने कितने समय जीवित रहेगा? वो जीवित है तब भी उसका कोई प्रभाव नहीं है और मृत्यु के बाद तो खैर वो है ही नहीं। वही एक व्यक्ति, आप स्टीफन हॉकिंग तो को देखो, तो बोल ही नहीं सकता, खड़ा होना और रोना तो बचपन से ही खत्म था उसका। और वो उसके विचार जो है हमेशा ही विज्ञान के जगत के अंदर वैसे के वैसे रहेंगे, वो व्यक्ति हमेशा जीवित रहेगा। वहाँ की कला है, साहित्य है, संगीत है। मतलब आपके क्षण अंतरात्मा के हैं, तो वो हमेशा ही इंडेलिबल इंक के अंदर लिखे गए। आपके लिए भी, बाहरी जगत के लिए भी। मतलब ये जगत है ही इस चीज़ के लिए, यहाँ स्थायी वो ही है, जो आपकी अंतरात्मा की शाही से लिखा गया है, उसके इर्द-गिर्द हो गया है। यही बात माँ कह रही हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं। वो ही क्षण जिसमें अंतरात्मा ने दर्ज किया, वो स्थायी रह जाते हैं। वो फिर आप जब जाते हो वापस मृत्यु के बाद, वो क्षण को वो आकलन करती है। ये इस चीज़ का इनको सेंस है। तो ये आप जिन काँच के टुकड़ों के पीछे भाग रहे हो, ये वैसे नहीं भागे, तो ये अनकल्चर्ड है। ये तो हमारा मानना है। इससे इसके क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? आपके हाथ के अंदर एक कोई विशेष हीरा है, दूसरा कहे बेकार काँच है। उसकी सुन के आप फेंक दोगे तो आपसे भ्रमित कोई व्यक्ति नहीं है। ये एक ऐसा सत्य है जिसे समझने या स्वीकार करने के लिए ये पाश्चात्य भैया, मन। हाँ, ये अभी इसको समझा जा सकता है क्या? क्योंकि ये इसका पिक्चर स्पष्ट नहीं हो रहा है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता और हाँ, वास्तव में क्या मतलब है? संस्कृतियाँ, अलग-अलग संस्कृतियाँ, सांस्कृतिक एकता। जैसे एक संस्कृति अलग से, अरे यहाँ तो हर प्रांत की अलग-अलग संस्कृति है, अलग-अलग लोक देवता है, उसकी उपासना पद्धति अलग है, चिंतन की पद्धतियाँ। राजस्थान के अंदर आप बात करोगे तो शौर्य मूर्तिमान है, कहीं भक्ति का जो पुट है, कहीं कोई दूसरा उसके अंदर, जो रवीन्द्रनाथ टैगोर बता रहे हैं जिस कबीले के अंदर मैं गया था, वो देवी तारा के लिए अपनी स्तुति गा रहे थे। वो अब वो चिंतन पद्धति व या वो एक संस्कृति है, वो अब लुप्त प्राय हो चुकी है। अब तो केवल उसके कोई-कोई कुछ कुछ चीज़ मिलती है, अब तो है नहीं। तो ऐसी टीमिंग विथ वैरायटी, इतनी-इतनी संस्कृतियाँ, इतने-इतने और अभी भी हैं। गुरु की जितनी भी परंपराएँ चली आ रही हैं, संगीत आप देख लो, संगीत के अंदर घराने हैं। आप किसी को भी एक को दूसरे से नहीं कन्फ्यूज़ कर सकते। मतलब आप शास्त्रीय कोई भी एक पद्धति में चले जाओ,
जब आप उसमें प्रवेश करते हो, कैसे पाठ करें वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन किस तरीके से करें, मंदिर हैं, उनकी पद्धतियाँ हैं। राधा रमण जी का मंदिर है, तो ये गौड़ीय संप्रदाय का व्यक्ति होगा, इसमें ये वाला ये ही परिवार इसकी उनकी रसोई का जो चूल्हा है, वो आज तक बुझा नहीं और कहीं बाहर से कोई वस्तु आती नहीं, वो ही परिवार का व्यक्ति उसको पकाता है। ये संस्कृतियाँ ही तो हैं और वो चली आ रही हैं। ये परंपराएँ बारीकी से चली आ रही हैं। जो व्यक्ति शास्त्रीय तरीके से इसमें प्रवेश करता है, वो इनकी बारीकियाँ देखता है, अच्छा ये वो ये देख सकता है कि हाँ, अलग-अलग और प्रांत के हिसाब से तो अलग-अलग है ही। साउथ के अंदर कितने-कितने आलवार्स हैं, उनका अपना संप्रदाय है और किसी को एक-दूसरे से आप कन्फ्यूज़ करके कि ये वाली को दूसरी वाली से मिला लो, ऐसे नहीं हो सकता। ये चली आ रही हैं। ये तो हमारे ऊपर है कि हम भ्रमण करें, देखें, चीज़ों को जानें और यूटिलिटेरियनिज़्म ने इसको सारे को पूरे पे धूल चढ़ा दी। सबका सत्यानाश कर दिया इसने। मोबाइल आने का मतलब तो जो सबको खत्म कर रहा है ये। ये एक ऐसा रोड रोलर है, सारे को लेवल करता आ रहा है। पर अब इसमें एक आवश्यकता इस चीज़ की भी प्योर एकदम, जिनकी और कोई दूसरी पुकार नहीं हो, ऐसे प्योर लोग आएँ। अंतरात्मा को टच नहीं कर सकता, बाहरी चीज़ को ये छोड़ नहीं रहा, करप्ट कर रहा है एकदम। इसलिए हम नहीं जान पा रहे। इसीलिए आपका ये प्रश्न उठता है। वो सारे को बराबर करते जा रहा है। हाँ, विवेक। और आध्यात्मिक एकता हो गया कि यहाँ जो अलग-अलग मत है, अलग-अलग गुरु वो परंपरा ये सारी नहीं, वो हाँ, नहीं, वो आध्यात्मिक एकता है, तभी तो एक्सट्रीम्स को आप सहन कर सकते हो। ये एक कह रहा है ये तो शून्य है और दूसरा कह रहा है खाली पुरुष और प्रकृति। सांख्य और वेदांत और ये एक साथ किस तरीके से रह सकते हैं अगर आध्यात्मिक एकता नहीं हो? अध्यात्म को हम सामान्य चीज मानते हैं। ये इसीलिए पहले कितनी क्लासेस में इसी के पीछे लगा रहा। अध्यात्म मतलब किसी की किडनियां ठीक हो गई, अध्यात्म से किसी का ये हो गया। अरे ये कोई अध्यात्म है क्या? ये छोटी मोटी चीजें हैं ये। कोई रोग से मर जाता है तो क्या अध्यात्म कमजोर हो गया? और कोई उससे अपना ठीक कर लेता है, उससे अध्यात्म मजबूत हो गया। यही तो यूटिलिटेरियनिज्म है, जो प्रचलित आजकल सारे समय इसी तरीके के वीडियोस प्रचलन में हैं। ये तो बड़ा चमत्कारी व्यक्ति है। अरे यार, इनका अध्यात्म से क्या संबंध है? कृष्ण प्रेम के पास तो कोई ओकल्ट वाली चीजें ऐसा थी ही नहीं, कुछ नहीं था। अध्यात्म इन पैरामीटर्स के ऊपर नहीं है। इस संस्कृति ने कितने एक्सट्रीम्स को सहन कर लिया और कहीं कोई विभेद नहीं है। आप ये देखो, शैव हैं, शाक्त हैं, कैसे-कैसे पुराण जिसमें एक-एक देवता को सुप्रीम बता दिया। गणेश पुराण के अंदर कहते हैं यही सुप्रीम है, शिव पुराण में कह रहे हैं ये है और कहीं किसी के कोई दिक्कत नहीं। ये शक्ति वाले इनका सिर फोड़ने लग जाएँ या शैव वाले इनका, ये यार क्या फ़र्क पड़ रहा है? कौन-सी शक्ति है? कोई सांस्कृतिक शक्ति थोड़ी इसके पीछे, तो ये अध्यात्म की शक्ति है। अध्यात्म सामान्य चीज़ नहीं है। हमको इसका सेंस नहीं है। इसलिए हमको न तो भारतीय संस्कृति समझ में आती, न श्री अरविंद के साथ कुछ नहीं समझ में आता। यही प्रॉब्लम है। तो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता धीरे-धीरे और इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक विवेक? है। हाँ, ठीक है भैया। टेक्स्ट तो इससे आगे नहीं चलेंगे अपन। हाँ, देविका जी। अंकल भाई ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें ये आध्यात्मिकता की सेंस क्यों नहीं है। ये टच बात नहीं है उससे, टच नहीं है ना। माइंड से जो सोचते हैं वो अध्यात्म नहीं है ना। उस सत्ता का, क्योंकि अध्यात्म तो आपकी डीपर अध्यात्म सत्ता, आपका सेल्फ, ट्रू सेल्फ जिसको बोलते हैं, एस कैपिटल, लोअर सेल्फ का है। उसके माध्यम से हम विचार करते हैं, उसको सोच लेते हैं। तो किसी ये पूछ रहे थे माँ से कि आपका जो माइंड है, माने कहा वही आपके साथ नहीं होता। तो कहा चैत्य, ओहो माँ, चैत्य नहीं होता व्यक्ति के साथ। तो माँ ने कहा माइंड ही वेगाबॉन्ड है, वही नहीं होता आपके साथ। चैत्य की तो आप क्या है इसमें आश्चर्य क्या कर रहे हो? ये ऐसा होता, हमको अगर आइडिया होता, अगर आप इसको समझते हो,
तो भारत तो उसका विशेष बहुत बढ़िया एक प्रतिरूप है। जो श्री अरविंद ने माँ ने ये कहा कि भारत विश्व की सारी समस्याओं का एक रिप्रेजेंटेशन बन गया है। एज़ इफ मानो घनीभूत होके सारी समस्याएँ मानव ग्रीड की, चाहे रोगग्रस्त होना या आपकी जितनी भी साइकोलॉजिकल समस्याएँ उनका एक एक घर बन गया है ये तो। ऐसा जैसे कोई उसका पूरे का घनीभूत, पर भारत ही इसमें से निकल के दिव्य जीवन का भी होगा। तो ये मैं कह रहा हूँ, अध्यात्म का आइडिया नहीं है। इसीलिए जिन चर्चाओं की हम करते हैं, उसमें आप ओकल्ट की बातें करते हैं, उसमें आप इसके चमत्कारों की बातें करते हैं, ये सेंस ही नहीं किसी को। कृष्ण प्रेम के आश्रम में उनको ये नहीं पता कि ऐसा व्यक्ति था ये, और दूसरों की बात छोड़ो। तो उनको उस तो पुस्तक हाँ, तो पंकज भाई, जब जैसे श्री अरविंद ने इस यहीं पर ही लिखा है, शुरू जब हमने करा था, द होल बेसिस ऑफ द इंडियन माइंड इज इट स्पिरिचुअल एंड इनवर्ट टर्न। हुँ, वो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो पूरा जो बेसिस है, जो हम यहाँ पे यूनिफाइड रहे हैं, वो हुँ, हम स्पिरिचुअल क्योंकि थे, हाँ, इसीलिए हम रहे हैं। मतलब हाँ। स्पिरिचुअल जो था वो बड़ा सहज था, बहुत अरे उस पर वक्त। इंडियंस, आप सिटिज़न्स की बात छोड़ दो। ये तो ऋषियों की इस उपस्थिति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रही। आज कौन-सा, अगर श्री अरविंद और माँ नहीं हो, अतिमानस का उनके अनुयायियों को तो सेंस है क्या? इसलिए अध्यात्म का अगर वो ऋषि की उपस्थिति न हो, नहीं हो, कुछ सेंस नहीं है। भारतीयों के भरोसे तो भारत नहीं है। हमारे भरोसे है क्या ये बताओ कुछ भी? तो इसलिए ये सहज इसकी अंतरात्मा में है ये चीज़, इसलिए इसके निवासियों को रिफ्लेक्ट कर जाती है। यहाँ भगवान की एक विशेष इक्वेशन है, वो फलीभूत हो रही है। इसलिए भगवान बार-बार, बार-बार आ रहे हैं, विश्व को इसकी आपूर्ति कर रहे हैं। अब माँ श्री अरविंद के रूप में स्वयं सारी बात कह दी। भारत के अंदर उसका विशेष स्थान, इसलिए भारत की आत्मा को बाहर ला के रख दिया। और दूसरों की बात छोड़ो, हम तैयार हैं क्या इस डिस्पोज़िशन के लिए जो इन्होंने कहा कि प्रथमतः, भारतीय का मनोभाव क्या? प्रथमतः, एकमात्र, आपकी अंतरात्मा ही एकमात्र है और सब चीज़ें गौण हैं। आप कह सकते हो कि आपका परिवार गौण है? बिल्कुल नहीं कह सकते। आपके टेस्ट्स हैं जीभ के, वो गौण हैं, एक नहीं कह सकता हम में से। अंतरात्मा एकमात्र, आपका नहीं, मेरे को तो पढ़ना अच्छा लगता है, मेरे को तो शांति से रहना अच्छा लगता है, मेरे को ध्यान अच्छा लगता है। अरे तेरे को क्या अच्छा लगता है ये कौन पूछ रहा है? माँ को पसंद क्या है? अर्जुन को क्या पसंद था? वो तो साधु बनना पसंद था उस समय, जबकि एक्चुअल वो बात थी नहीं। हमारी पसंद-नापसंद जब कीमत नहीं रखती, माँ क्या चाहती है और उसमें आनंद आना शुरू हो जाता है, ये नहीं कि अंतरात्मा ही केवल आनंद ले रही हो। इट इज़ नॉट सफिशिएंट दैट द इनर आपके जो है शुड रिस्पोंड एंड दिस शुड फील द इन्फ्लुएंस, दिस पार्ट शुड सबमिट, द मदर के अंदर है। सारी आपकी जो बीइंग है उसमें और कोई बात ही नहीं रहे। आनंद आए, खाली बात नहीं, उसको अच्छा लगे और दूसरी बातें काटने को आए, तब आपके साइकिक की हवा आ रही है नज़दीक। अभी काटने को कहाँ, आप तो, कोई ये बात कहता उसको काटने को आते हो। कोई ये शिक्षा की बात कहे तो उसको काटने को आते हो, तो फिर मेरा बच्चा फिर करेगा क्या आगे? अरे भई वो डॉक्टर बन जाए, फिर उसको जो उसमें कमियाँ हैं वो साइकिक आ जाए ठीक करने के लिए। ऐज़ इफ साइकिक मोहताज है आपकी सारी चीज़ को कैटर करने के लिए। अभी हम, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हम नहीं समझते, ये इसलिए तो कह रहा हूँ मैं। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ गया ना, जो हम लोग इतने टाइम जो ब्रिटिश रूल में रहे हैं। क्योंकि आगे जाके शेरविन ये कहते हैं कि ये बोला गया है कि ब्रिटिश रूल, जो आगे थोड़ा मैंने पेजेस पढ़े थे, कि ब्रिटिश रूल जो है वो एक यूनिफाई कर रहा था ये, और हमने भी वैसे हिस्ट्री में पढ़ा है कि भाई इंडिया को यूनिफाई करने वाला ब्रिटिश रूल था। तो वो कहते हैं ब्रिटिश रूल नहीं, ये तो स्पिरिचुअल और कल्चरल वननेस है, एक सहजता है जो इंडियन माइंड के अंदर है टुवर्ड स्पिरिट। इस वजह से ये जो था ये यूनिफाइड था। तो तभी उन्होंने एग्जाम्पल ये दिया कि जो बाकी सभ्यताएं हैं, ग्रीक सभ्यता या दूसरी सभ्यता, ये क्यों नहीं इकट्ठी रह सकी बाद में, क्योंकि इनके अंदर यूनिफिकेशन स्पिरिचुअल नहीं था। तो जब ये हाँ, बात नहीं, पर करें मासेस की अब बात, अभी जो तुरंत के अंदर जो बात है, श्री अरविंद ने कहा आज हमारे सामने जो सबसे मेन उद्देश्य भारत के सामने जो है,
वो है एक सशक्त राष्ट्रवाद पैदा करना, एक सशक्त, पावरफुल राष्ट्रवाद उत्पन्न करना। और फिर बाद के अंदर अपने उत्तर फड़ा भाषण में क्या कहते हैं वो? सनातन धर्म ही है जो राष्ट्रवाद है। तो इसलिए हम में से करने का काम सारों के लिए क्या है? माँ सर्वोपरि, एकमात्र, सर्वोपरि नहीं, एकमात्र, न कोई परिवार बसता, न कोई और दूसरी चीज बसती, न कोई हमारे कंसिडरेशन बसता। अगर ये बात करते हो तो आप भारतीय हो, आध्यात्मिक की तो छोड़ दो, तो आप भारतीयता की ओर मूव करते हो। अब ये बात थोड़ी समझ में आती है, ओहो परिवार से पलायन की ये की, तो आप भारतीय नहीं हो, इसलिए बात समझ नहीं आती। मैं ऑलरेडी उस दलदल में फंसा हूं, अरे इसको एक्नॉलेज तो करो। आप तो उस दलदल को बता रहे हो कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही बढ़िया केसर की खेती हो रही है, तो भाई आगे नहीं हो सकता। तो अगर ये सारी बातें पढ़ने के बावजूद भी प्रश्न तो वहीं वहीं अटका रहेगा। क्या हम में से माँ अगर इंतजार कर रही है आपका और मेरा, हम में से तैयार है कोई अपनी ड्योढ़ी लांघने के लिए? आपका थ्रेशोल्ड लांघने के लिए क्या तैयार है? वो थ्रेशोल्ड, परिवार कोई बहुत बड़ा थ्रेशोल्ड नहीं है। आपका मेंटल फ्रेमवर्क है वो तो बहुत बड़ा थ्रेशोल्ड है। निम्न प्रकृति है वो तो एकदम आपको पूरा चारों तरफ आपके, आप जहां सोच रहे हो परिवार, ये अरे है ही नहीं, ये ये तो पंकज मिनिमम है। तब तो आप, जी, चेतना हाँ ही हाँ, आगे लेके जाएगी ना। जितनी जितनी हैं? चेतना की पुकार होगी उतना उतना ही आगे चलेंगे। आएगी नहीं अगर साहस नहीं करोगे तो। चेतना क्यों दे दी जाएगी आपको? इसलिए साहस और प्रेम, साहस करना ही पड़ेगा, तब चेतना मिलेगी। चेतना होगी तो साहस करोगे, कुछ नहीं। साहस करो तो चेतना मिलेगी। चेतना कोई फोकट की चीज नहीं है यूं कि यूं ही आपको रेवड़ियां बांट दी जाए। पुस्तकें तो आपके पास है ही, पढ़ लो, अगर उससे कुछ मिलता हो तो। कुछ नहीं मिल सकता। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, बाद में हो जाए तो पता नहीं, एक चमत्कार हो तो अपन नोट्स टैली कर लेंगे। साहस तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। आप जिंदगी भर घोट-घोट के पीते रहो। रामकृष्ण जी जैसे बोलते थे, बहुत सुंदर उदाहरण, कि अगर आपके ये जो ये एल्मेनेक होता है, जो पंचांग टाइप का होता है, इसमें बारिश के बारे में बताते हैं, तब है बारिश ये है, पर उसको निचोड़ लो, एक बूंद भी निकलती है क्या उसमें से? कुछ नहीं निकलता। तो वैसे ही आप ये चर्चा परिचर्चा वो वैसा ही है, उसको निचोड़ लो, एक बूंद भी निकलती नहीं। साहस करो। कितनी सुंदर बात है ये। उसमें बारिश के बारे में बता दिया कि तब इतनी, इसमें इतने हजारों मिलीमीटर ये होगा, वो होगा, बाढ़ आएगी। उसको निचोड़ लो अपने आप में, उसमें से क्या निकलता है? वैसी ही हमारी चर्चाएँ बकवास हैं एकदम। मूल मुद्दा ये है, साहस करो, दे दो अपने आप को। तो आप शुरू करोगे सच्चे कार्य में, और ये माँ श्री अरविंद का कार्य है। कौन है जो इसके लिए करने के लिए तैयार है? सामने आओ, बस। और नहीं तो भेड़ की जैसे अपनी तैयारी रखो कि आपकी ऊन कोई उतार लेगा। कोई कंपनी आके उतार लेगी, परिवार तो उतार ही रहा है, वो तो खून चूस रहा है। भेड़ है, उसकी ऊन कोई नहीं छोड़ेगा। हम भेड़ें हैं, कोई ना कोई कंपनी आके उतार लेगी हमारी, कोई नहीं छोड़ने वाला। पंकज जी, ये सच्चाई है। जब आप कहते हैं परिवार के लिए कि परिवार खून चूस रहा है, ये आप किस संदर्भ में कह रहे हैं? कैसे मतलब? जैसे सोच ही नहीं पा रहे इसके अलावा। इसके तो प्रश्न उठ रहे हैं हमारे, इसका तो प्रश्न उठ रहा है ना। इतना डीप डाउन चला गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अंग बन गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं खून चूस रहा है। क्वेश्चन करना दूर रहा, अभी तो इस पे क्वेश्चन उठ रहा है, ये बात कैसे है? यही तो हमको अपना अंग अंग लगने लग गया है ये। अगर आप राष्ट्रीयता की भी बात करोगे तो आपको जाना ही पड़ेगा युद्ध के अंदर। ओह मेरी पत्नी ये, मेरा वो, तो आप युद्ध में तो किस लिए जाओगे? हाड़ी रानी की पढ़ो, अभी ताजा उसकी शादी हुई थी, तो उसने कहा भाई युद्ध का भी गुल बज गया। उसने कहा मैं थोड़ा रुक के चला जाऊं। तो क्षत्राणी थी, उसने कहा मेरे को आप क्यों लज्जित करते हो, मेरे को क्या पता कि मेरे ऐसे कायर के साथ शादी हुई है। कई देर तक ये चर्चा परिचर्चा चली, तो वो कन्विंस हुआ कि ठीक है मैं जाता हूं। उसने कहा मैं इससे तो वैधव्य स्वीकार कर लूंगी।
अरे क्यों लज्जित करता है, जा युद्ध के लिए। मेरे को अच्छा लगेगा अगर तू वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, कम से कम मैं मेरे को डीप कंटेंट में रहेगा कि मैं क्षत्राणी हूं। अब बाद में चला गया, मुड़ के वापस उसकी तरफ कहता है, एक मंत्री को भेजता है कि जाओ उसको बोलो कि कोई सेनानी दे। इसका नाम है सेनानी। सेनानी मतलब कोई 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 निशानी, कोई चीज भेजे। क्षत्राणी थी, तो जो मांगने गया उसने कटार उठाई, अपना सिर काटा, खाली था क्या ये दे दे उसको, अगर इससे भी वो प्रेरित होता है युद्ध करने के लिए तो। इतनी घटिया बातें हैं, जिस चीज पे प्रश्न करना चाहिए, जो आपको कहता उस पे प्रश्न उठता है, ये मैं कह रहा हूं। वो तो लट्टू हो ही रहा था। बाद में जाके अगर वही रानी होती जैसे हम हैं, और वही वो होता, क्या कहानियां थी उसकी, क्या ये राष्ट्र बचता? वहशियों की एक जाति बस जाती, जो एक दूसरे को भेड़िए बसते खाली का, जो हैं अभी, और क्या है। इसलिए न साइकी की बात समझ में आ सकती, न अध्यात्म, कुछ नहीं समझ में आ सकता इस अंधकार के अंदर। ये समझो आप। ये मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, स्पेशली इसीलिए मैंने कहा ये भारतीय संस्कृति वाली सबसे मुश्किल बात है। और तो फिलोसॉफिकल बातें हैं, उसमें आपको लगेगा जैसे इससे 21वां जब लाइफ डिवाइन आ जाएगा, आपके देखिए हाँ, एक ये चर्चाएँ एक एक अपनी फिलोसॉफिकल ग्राउंड के ऊपर आ गई, जैसे दीपक जी कह रहे थे, वो वाली तो एक वैसी है, पर ये यहाँ जब प्रैक्टिकल बात आती है, ये बात ही कुछ और होती है। अरे! तो ये बात अध्यात्म की है, इसमें ये कोई फिलोसॉफिकल बातें नहीं है। आप पढ़ना उसको, हाडी रानी की क्या रही, सेनानी नाम से है, बहुत सुंदर है। ये एक-एक ऐसे ये क्षेत्र भरा पड़ा है, ये इस तरीके का। ये मिट्टी ऐसे लोगों की पुकार से, उनकी खुशबू है इसके अंदर। उसमें आप ये दूसरी बातें करोगे, कैसे अच्छी लगेंगी ये। और माँ को देने के अंदर तो ये खून की माँग करती नहीं, ये तो सर्वस्व की माँग करती है। और उसमें आनंद आना चाहिए, ये नहीं। इसीलिए है नहीं, क्योंकि आपको अभाव महसूस होता है, ये छोड़ने पड़ेंगे। अंतरात्मा कह रही है छोड़ना क्या है, ये बात कन्वे नहीं हो सकती। हृदय आपका जानता है। ठीक है देविका जी। हाँ जी। रविकांत जी। बहुत ही सुंदर वार्ता रही, बहुत महत्वपूर्ण, और वास्तव में सिर्फ हम सुन रहे हैं और बाकी कर कुछ नहीं रहे हैं और ना कर सकते हैं, ना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सिर्फ सुन के ही जो कर रहे हैं, चाहे मनोरंजन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं 1.5-2 साल से। आपकी जो बात है वो सही है, मगर आपकी सारी बातें सही हैं और हम हर जगह गलत हैं, बस इससे आगे मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, नहीं, गलत की बात नहीं है। आप हमारे अंतरंग हैं, हम सब एक हैं, और माँ हमारा इंतज़ार कर रही हैं। माँ की तरफ आप जस्ट बैठ के देखिए, वो माँ हमसे क्या माँग करती है। माँ ये कह रही है, बेटा मेरे लिए कोई जिएगा? उसके लिए क्या-क्या ज़रूरी है, माँ आपको कम्युनिकेट कर देगी। सही-गलत की बात ही नहीं है। और माँ को आप सहज रूप से सारे हम ये बोलें, माँ तू क्या चाहती है वो बता दे, हम वही करेंगे, और कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं, बस। बहुत क्लियर बात ये है। उर्मिला जी। अ, जी, सारा समर्पण तो है माँ के प्रति, और उनकी जो आज्ञा है, उनकी जो इच्छा है, वो पूरी हो, ये प्रार्थना भी है। और ये माँ के चरणों पे बैठना, उनकी बातें सुनना, और उसमें उनके साथ विचार के प्रवाह के साथ बहना, ये भी तो मुझे लगता है कि उनकी इच्छा का ही तो हिस्सा है, नहीं तो ये निश्चित इच्छा नहीं, उनकी डायरेक्ट उपस्थिति है। इसलिए आप बाद में सुनते हो वो एक चीज़ है, डायरेक्टली इसमें होते हुए बिल्कुल अलग चीज़ है। ये उनकी सजीव उपस्थिति है, नहीं ये बातें हो नहीं सकती, ये चर्चा की नहीं जा सकती, और आप उसके प्रतिभागी हो रहे हैं। ये कोई कृपा है माँ की हम सबके ऊपर। उनकी जीवंत उपस्थिति है, वो ही ये बातें कर सकती है। हमारे में क्षमता थोड़ी है। तो हमने कहीं न कहीं ऐसे प्रतीत हो रहा है कि
उनका जो अस्तित्व अभी है विचारों के द्वारा भी तो है और निश्चित विचार नहीं, तरंगों में। वो ही सारी चीज तैयार कर रहे हैं, वैचारिक जगत में नहीं। सूक्ष्म जगत के अंदर जानबूझ के वो तो श्री अरविंद गए, इसलिए उन्होंने माँ को कहा कि सटल फिजिकल में जाके ये बीच का जो रास्ता है, जो ऊपर से आने वाली चीज है, मैं जाके गेट के सामने चीज आ रही है, बाहर से लॉरी में सामान आएगा, मैं इसको एक बार रास्ता हटाता हूँ, इसको साफ करता हूँ जिससे अंदर सामान आ जाए। माँ ने कहा मैं जाऊंगी, श्री अरविंद ने कहा आपका बीइंग विशेष रूप से बना है, इसलिए आप न जाइए। श्री अरविंद ने परमानेंटली अपना स्टेशन वहां लिया। माँ कह रही है ये बात तो हमको इसमें, और वो कह रही है या नहीं कह रही है, आप जैसी पुकारते हैं श्री अरविंद उपस्थित हो जाते हैं, तुरंत आपसे जॉइन कर लेते हैं, आपकी उस चीज में आपको टच करते हैं, तो और प्रमाण क्या चाहिए मेरे को ये बताइए। हमारी इनसफिशियंसी हो सकती है, वो आपको उत्तर देने में तो कमी नहीं रखते, ये महसूस करो आप। वैचारिक रूप से नहीं, उपस्थित जीवंत उपस्थिति है उनकी, वैचारिक नहीं, सूक्ष्म क्या जीवंत है, टच करती है, टेंजिबल है। हाँ उर्मिला जी। तो बस अभी इसी ऊर्जा पे निर्भर है क्योंकि ऊर्जा तो एक्शन में है ही और इसका परिणाम प्रभाव तो होके ही रहेगा। सिर्फ निश्चित उपलब्ध है, सिर्फ निश्चित उपलब्ध है। निश्चित निश्चित। और इसमें इसीलिए हम कर सकते हैं, आप अगर अपने आप को समर्पित कर देते हो इस चीज के लिए, माँ आपको तलवार बना लेगी। उनका दुर्गा स्तोत्र में यही तो है, जगदम्बा हाथ में ले लेगी, आप कहो। ये निश्चित हो सकता है, इसी मैं किस कन्विक्शन से बोल रहा हूँ, ये थोड़ी मैं यूं ही बोल रहा हूँ, मेरे कोई पॉलिटिकल मोटिव्स हैं जैसे वो खूब करो ये अरे वो नहीं है मोटिव्स। ये मैं आपको एक रियल बात बता रहा हूँ। दीपक जी। जी। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि दिन भर कितना भी परेशानी में रहे हो, रात को कितना भी नहीं सो पाए हो, लेकिन यह 1 घंटा में आने के बाद वो सब कुछ शांत हो जाता है और एकदम तरोताजगी आ जाती है। अब ये तो क्लियर हो गया है। रही बात चर्चा के क्रम में ये बातें बार बार आती हैं कि माता जो चाहती हैं उसमें प्रसन्नता जो है से आने लगे, तो ये जो है से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हमारा हाँ। मूल मंत्र, बल्कि ये हम्म महामंत्र हो जाए, हम्म ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में जो श्री अरविंद ने बातें कही हैं, इन्हें बाहर लाने का एक पुनीत कार्य करने की आवश्यकता तो हमें दिख रही है। भाई इस ऑन पर रिकॉर्ड तो आई गई, ऑन रिकॉर्ड आ गई, अब तो इसको तो कुछ इसको तो फैलाओ और सामने आओ इसके अंदर, उसकी अभी तैयारी, मैं यहाँ आ जाओ। हाँ हालांकि हाँ दीपक। हमारे संपर्क कुछ इस प्रकार के लोगों के साथ में रहते हैं, जो शासक के रूप में होते हैं। अभी मैं दिल्ली प्रवास में हूँ, यूपीएससी भवन में हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों के साथ चर्चाएं हुई। एकदम इस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा जाए, एकदम लोगों को पता नहीं है इस बारे में हम्म कि हम्म अपना ऐसा चीज है भारत, हम्म तो कैसे किया जाए, इस पे मैं बार बार सोच रहा हूँ। हम्म। और आपके इन इन क्लासेज में आने के बाद हमें लगता है कि कुछ समय के बाद तो तैयारी जरूर होगी। हाँ बिल्कुल। नहीं, एक चीज मैं आपको असरटेन कर सकता हूँ कि आप एक दूसरे जगत के अंदर कितना भी सूक्ष्म रूप से हो, वो आपको टच होता है। आप उसको पहचान रहे हो, नहीं रहे हो, या जितना पहचान रहे हो उससे ज्यादा आप उसमें, आपको एक वो दूसरा जगत, और ये कोई जरूरी नहीं कि आप उसको रिकॉन्साइल कर पाओ, समझ पाओ, ये नहीं। आपका टेस्ट वो ही आपको यहाँ लेके आता है, आप उसको टच कर सकते हो, ये टेंजिबल है, ये जगत अलग है। और इस जगत के अंदर आशा है, उसमें ये कन्विक्शन है, कुछ भी किया जा सकता है, ओवरनाइट मोल्ड किया जा सकता है। एक घटना, एक कोई परिस्थिति, एक कोई आपदा, विश्व के अंदर सारी चीज बदल के निकल जाती है। तो हमारे पास इतना शक्तिशाली विचार होगा, क्या ओवरनाइट नहीं काम कर जाएगा? उन्हीं की कृपा से तो ये बातें हो रही हैं। आप लोग अपने जीवन को देखो, पहले था, धीरे-धीरे, ये कोई इतनी ज़्यादा अमोघ चीज़ है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये ऐसा बीज है, उसके ऊपर हिमालय भी खड़ा हो तो फोड़ के निकल जाएगा। क्या चीज़ें हैं इसके सामने? कुछ नहीं। माँ श्री अरविंद एक्टिव हैं,
बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। पाइपलाइन में ऐसी चीजें हैं, यहाँ की राजनीति बदल जाएगी थोड़े ही समय में। यहाँ की सारी चीजें बदलेंगी निश्चित। अब ये है कि इसके अंदर भागीदारी कौन निभाएगा, वो आनंद पाएगा, माँ की सेना में होगा, और ऐसे में छटनी हो जाएगी। मैं तो इसमें देख पा रहा हूं कि बहुत तरीके से छटनी हो रही है। इसलिए आप अपनी कमियों को, गुणों को आकलन मत करो, उनके आधार पे काम नहीं होता। आप ये देखो कि देविका जी ये देखें कि मेरे अंदर तो ये कमियां हैं, मैं कैसे करूंगी, मेरे अंदर तो ये गुण है। गुण तो आपके रोग बन जाएंगे, गुणों से काम नहीं होता। माँ के प्रति आपकी निष्ठा है, वो काम में ले लेगी, गुण दोषों से काम नहीं होता। गुण दोष से तो सामान्य जीवन ही नहीं निर्धारित होता। आनंद है इसके अंदर, ये कन्विक्शन में निवास करो, माँ के प्रति ओपन हो, वो अपने आप आपको एयरलिफ्ट कर लेगी। जो जहां जैसा करना है कर लेगी, विश्वास करो। ठीक है दीपक जी? जी ठीक है देविका जी? ये विश्वास करने में तो अच्छा लगता होगा, इसमें दिक्कत है कोई? हाँ जी पंकज भाई, बट अभी भी टेक्स्ट से रिलेटेड कंफ्यूजन है, बट अब टाइम काफी हो गया है तो वो जरूर है। तो ठीक है। कोई नहीं। ठीक है उर्मिला जी, ये तो इस नोट पे तो छोड़ ही सकते हैं अपन। जी जी, बस श्रद्धा के साथ ही छोड़ेंगे। जैसे भी जुड़ो जुड़ो जी, भाई, उससे चकमक पत्थर से आप किसी भी भाव से जुड़ो, सोना बना ही देगा वो तो। धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री मां। जय श्री राम। जय श्री राम।